और इस वक्त बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ लगातार सुर्खियों में भी हैं। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं, नाम ही काफी है। बहुत बहुत स्वागत है असद भाई, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए और टाइम निकालने के लिए शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया बुलाने के लिए। असद भाई, पहला सवाल तो आपसे यही है, आपने कहा भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, आपको ये जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, भीड़ तंत्र का इसलिए हावी हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, इन तमाम प्रदेशों में जो आरएन प्रोसेशन या यात्रा निकाली गई वो वहाँ की सरकार की इजाज़त से निकाली गई। जब आप किसी प्रोसेशन की इजाज़त देते हैं तो सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अमन को बरकरार रखे, पीस को बरकरार रखे। तो मेरा मानना यह है कि सरकार खुद इन तमाम प्रदेशों में स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस की इजाज़त देती है और उसके बाद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो एक समुदाय के लोगों के घरों को डेमोलिशन करती है। आप बताइए कि कौन से कानून के तहत आप किसी का घर तोड़ सकते हैं? ये तो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। आप घर तोड़कर एक समुदाय को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। अगर सरकार कहती कि इलीगल थे तो ये उससे पहले इलीगल नजर नहीं आया आपको? आप नोटिस क्यों नहीं देते उनको? आप रेगुलराइज क्यों नहीं करते? और किसी गरीब मुसलमान के टीन के शर्ट को, छोटे घर को तोड़कर कौन सा आपको इसमें आपको फायदा हो रहा है? ये तो एक सैडिस्टिक प्लेजर आप हासिल कर रहे हैं। और आपकी सरकार की नाकामी और पूरी उनकी ताईद से तो गड़बड़ हो रही है ना। मैडम, आप बताइए कि एक 75 साल की कई मुस्लिम महिलाओं को हाथ को, पैर को, सर को तोड़ दिया गया मारकर पुलिस की तरफ से मध्य प्रदेश में। वो क्या है बताइए? फिर आप उन महिलाओं को मारकर आप तोड़ते हैं, 13 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर आप मारते हैं, पीटते हैं उनको। देखिए असद भाई, कानून के रॉन्ग साइड पे आप तो खुद बैरिस्टर हैं, बड़ी डिग्री है आपके पास है सर। मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कानून के रॉन्ग साइड जो भी हो, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ। कानून के रॉन्ग साइड जो भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, रामनवमी के दिन जुलूस पर पथराव करना, आगजनी करना, वो सही था? पथराव किसने किया या नहीं किया? आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने पथराव किया, सरासर झूठ है, मैं नहीं मानता हूं इसको। आप करवाइए, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराइए। चलिए मध्य प्रदेश के सिटिंग हाई कोर्ट जज से इन्वेस्टिगेशन कराइए और उसमें इस बात को भी शामिल कराइए कि आपने घरों को तोड़ा, कैसे तोड़ा, कौन से कानून के तहत तोड़ा आपने। आप कराइए। परमिशन सरकार देती है प्रोसेशन का। पुलिस की मौजूदगी में सब तमाशे होते हैं, पुलिस की मौजूदगी में गाली गलौज बकी जाती हैं लाउड स्पीकर से, पुलिस की मौजूदगी में एक समुदाय को गाली दी जाती है। बिहार में पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया जाता है। पुलिस की मौजूदगी में सब होता है, तो आप करा लीजिए ना। चलिए, हम तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस था। आप एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। मैं खुलकर कह रहा हूं कि संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कराने में महारत हासिल कर चुकी है और वही काम हो रहा है। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, जुलूस का परमिशन आप देते हैं, वीडियोग्राफर आपका है, सब चीज लगी हुई आपकी है। उसके बावजूद भी आप वायलेंस को नहीं रोक पाते, तो किसकी जिम्मेदारी है बताइए आप ये? और फिर ऊपर से घर तोड़ देते हैं आप। कौन से कानून तहत घर तोड़ते हैं? एक कलेक्टिव पनिशमेंट आप मुसलमानों को दे रहे हैं। अगर वो इलीगल थे तो पहले आप नोटिस क्यों नहीं दिया? ये आपका इल्जाम है सर, ये आपका इल्जाम है। इल्जाम नहीं है मैडम। मैं तो मध्य प्रदेश सरकार को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर वो वाकई में ईमानदार हैं, वाकई में संविधान पर भरोसा करते, तो आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आखिर ये क्या वजह है कि साल में कितने वायलेंस होते हैं? आप ये कह रहे हैं इल्जाम नहीं है, आप जाइए कोर्ट। आप तो कोर्ट में यकीन रखने वालों में से हैं, आप तो कानून व्यवस्था में यकीन रखने वालों में से हैं। अगर आप इतने ही श्योर हैं और आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल श्योर हूं मैं, बिल्कुल श्योर हूं। का दरवाजा खटखटा है इस देश में, अदालतें बैठी हैं।
मैं इसलिए श्योर हूं कि जितने मुल्क में दंगे हुए उसके बाद जितनी इंक्वायरियां हुई उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए आप। उन इंक्वायरी रिपोर्ट्स में क्या कहा गया देख लीजिए आप। परमिशन मेरी सरकार ने दिया था प्रोसेशन का, पुलिस का होम मिनिस्टर मैं हूं उन प्रदेशों का। सब आपके सामने दंगाई करते हैं और उसके बाद आप अपनी नाकामी को, अपने कॉम्प्लिसिट बिहेवियर को छुपाने के लिए आप घर को तोड़ते हैं। टारगेटेड राजस्थान में दुकानों को जलाया जाता है। गोवा के अंदर मस्जिद के अंदर घुसकर नमाज को रोका जाता है। बिहार में मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है। आप जी। गुजरात में, आनंद में, कंबाट में ये सब चीजें होती है। तो ये क्यों हो रहा है पूरा? इसको अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं सिर्फ एक वायलेंस हो गया, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक मंसूबाबंद तरीके से पूरे देश में ये वायलेंस करवाया गया। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार और संघ परिवार पर आयद होती है। और जो मध्य प्रदेश की सरकार घर तोड़ रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की बात कर रहे हैं सर। कौन से कानून के तहत आपने घर तोड़ा? बताओ। मैं आऊंगी, मैं उस सवाल के आप हमारा फॉलोअप पर प्रोग्राम आऊंगी। खत्म करके आप बीजेपी के लोगों को बुलाकर पूछिए कौन सा मैं कानून सर के वो तहत सवाल तोड़ा? पूछती हूँ, तो मैं बोलेंगे आपको इलीगल बनाया गया। सर सुने मेरी इलीगल टी शर्ट बनाता है गरीब सर। इलीगल पहले नहीं था। ये सवाल इसीलिए मैं कह कल रहा हूं, ये ताल ठोक के जेनीवा उठा कन्वेंशन चुकी के खिलाफ हूँ। है। मैं कल ये सवाल ताल ठोक के उठा चुकी हूँ। ये सवाल मैं कल ताल ठोक के उठा चुकी हूँ, क्लिप में आपको भेजूंगी। मेरा जो आपसे सवाल है सर, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, आपने कहा ये बीजेपी की साजिश है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? पश्चिम बंगाल में भी हुआ। मैं तो राजस्थान का भी नाम लिया ना। क्या संघ परिवार बंगाल में नहीं है? क्या राजस्थान में नहीं है? संघ परिवार तो हर जगह पर है। और अगर बंगाल में हुआ तो यकीनन ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए और करूंगा मैं। जब बीरभूम में हुआ तो मैं तो आपके प्रोग्राम में आकर क्रिटिसाइज किया था ना। आपके रिपोर्टर को मैं तो पार्लियामेंट में दिया था कि बंगाल की सरकार ने मुसलमानों को किताब देने के बजाय बम दे दिया उनके हाथ में। मैंने तो बात कही थी। आप संघ परिवार और बीजेपी को लेकर जो लाइन ले रहे हैं, एक्चुअली ये अपने आप में आयरॉनिकल है कि जो आरोप आप अपने विरोधियों पर, बीजेपी पर, संघ परिवार पर लगा रहे हैं कि वो जजमेंटल हैं, आप जो लाइन ले रहे हैं उसमें भी वही बात है। उसमें भी वही बात है। आप जजमेंट पास कर दे रहे हैं। नहीं, आप मैडम आप सवाल दोबारा रिपीट करिए। आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा रिपीट आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? Am I loud and clear to you, sir? तो आपका सवाल नहीं सुन पाया था। जी, मेरा सवाल ये है, आप जब ये कहते हैं कि संघ परिवार बीजेपी की प्लानिंग है, साजिश है, ये जो घर तुड़वाना है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप जो अपने विरोधियों पर आरोप लगा रहे हैं, जब आप इस पर सवाल उठा रहे हैं तब आप भी तो उतने ही जजमेंटल हैं जितने जजमेंटल होने का आरोप आप अपने विरोधियों पर लगा रहे हैं। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो कलीग हैं यहाँ पर हैदराबाद में, प्रसाद बोसेकर साहब को एक किताब दे दूंगा मैं। उस किताब में मैं आपको बता दूंगा कि आरएसएस के उस वक्त के सरसंचालक गोलवालकर ने खुद इस तरह के प्रोसेशंस में मस्जिदों के सामने उन्होंने कहा कि जब कोई ढोल नहीं बजा रहा था तो मैंने ढोल खुद लेकर ढोल बजाया मस्जिद के सामने। ये आपको मैं किताब इंशाल्लाह एक 2 घंटे में प्रसाद साहब को दे दूंगा। वो आपको स्कैन करके मुझे वापस कर देंगे। मेरा तो सवाल संघ को लेकर नहीं हो रहा है। ये मेरा सवाल आपको लेकर है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना मैडम। देखिए, हम पर इल्जाम लगाना तो हम पे तो अब पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम पे इल्जाम, कश्मीर में अगर किसी का पेट खराब होता है तो हम पर इल्जाम, अगर कोई इलेक्शन हार जाता है तो हम पर इल्जाम, अगर कोई पत्थर फेंकता है, सरकार जुलूस निकालती है, परमिशन देती है, घर तोड़ती है तो हम पर इल्जाम। तो हमको एतराज नहीं है। हम तो इल्जाम का मुंबा बन चुके हैं और हम तो 1000 साल में जो जुल्म हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। जो बाबर ने किया हम जिम्मेदार, जो औरंगजेब ने किया हम जिम्मेदार, जो जैन्स को और बुद्धिस्ट को मारा गया उसके हम जिम्मेदार, सबके जिम्मेदार हम ही हैं मैडम। तो जिम्मेदारी के तक मुतमईन रहिए आप। क्या सदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता था, लगता रहेगा, मगर मैं आपके प्रोग्राम में आकर ये सवालात जो उठा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं
जिनके दिलों में आज भी इंसानियत जिंदा है और रहेगी, जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, वो मेरे इन सवालात को माकूल समझेंगे और सही समझेंगे और बीजेपी की इस नाकामी को समझेंगे कि बीजेपी के ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है इन तमाम प्रदेशों में। आप आरोप लगा रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रही हूं, आप आरोप लगा रहे हैं और आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आपका हक है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, जब आप ये कहते हैं सरकार बदलेगी, जब आप देखने की बात करते हैं, जब आप ही के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, फिर उनके स्टेटमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर आप क्या सफाई देंगे उस पर? अरे छोड़ दीजिए, अब हम बैठे हैं ना आपके सामने, आप हमारी बात करिए ना। अब कब तक आप वो पुरानी कैसेट को दोहराते रहेंगे मैडम? मैं तो सर टोटलिटी में बात कर रही हूं सर, आपको सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। नहीं, आप नहीं जानते हैं क्या ये बात? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं तो बैठा हूं सवालात आपके सुनने के लिए, जवाब देने के लिए। मैं सवालात से कहां भाग रहा हूं? अगर मुझे सवालात से डर होता तो मैं नहीं बैठता प्रोग्राम में। आपके प्रधानमंत्री ने 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो सवालात से डरते हैं, मगर ओवैसी सवालात से नहीं डरता, इसलिए ओवैसी आपके प्रोग्राम में बैठा है, सवालात को सुन भी रहा है और उस सवालात का जवाब मैं दे रहा हूं। सवालात तो प्रधानमंत्री से कोई करता ही नहीं है ना। नहीं सर, आप मेरा प्रोग्राम देखें, जब सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। ओवैसी साहब, आप मेरा शो देखें ताल ठोक के, जो सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए पूछा जाता है, और जो सवाल आज आपने उठाया वो ताल ठोक के में हमने कल उठाया था। मैं आपसे जो सवाल पूछूं उसका जवाब। मैं आपके नहीं सुनिए, मैं आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आप खामखा इसको आप पर्सनल ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि सवालात जब होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री ने 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें सब मीडिया के लोग बैठे हो। आप कह चुके हैं, वो आप कह चुके हैं ना। सवाल का जवाब हम तो आपके जरिए से देश के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि रशिया का, रूस का पुतिन साल में एक मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसी तरह प्रधानमंत्री कर ले। ये जो धमकी वाली सियासत है, ये जो डराने वाली सियासत है, ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं उस पर आपका जवाब मांग रही हूँ सर, उस पर जवाब दें प्लीज मुझे, जो भी आपका स्टैंड हो। अब कोर्ट, आप देखिए कोर्ट में मेरा स्टैंड ये है कि कोर्ट इस मामले में सीज्ड है और कोर्ट फैसला देगा, उस फैसले को हमको और आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब जहां तक राजस्थान का वायलेंस है, मध्य प्रदेश का मुसलमानों के टारगेटेड वायलेंस है, और आपके गुजरात में, गोवा में, कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, वहां पर जो सरकारें उनकी नाकामी है, चाहे राजस्थान की गहलोत सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात में और गोवा में, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वो उन जिम्मेदार हैं, उनकी नाकामी है ये। उन्होंने आंख बंद कर ली और कहा कि बेटा लो इंटेंसिटी वायलेंस कर लो थोड़ी देर के लिए और उसके बाद हम लोग आकर मुसलमानों के घरों को तोड़ देंगे। नहीं, लेकिन जो डराने वाली सियासत का आरोप आप अपने विरोधियों पर लगा रहे हैं, वही आरोप तो आप पर भी है ना सर। आपने कहा लगाइए ना मैडम, हम पर ही तो आरोप लग। नहीं सुनिए, आपने अच्छा सवाल किया, सुन लीजिए। हिजाब नहीं पहन सकते क्योंकि सेक्युलरिज्म है, मगर गोश्त नहीं खा सकते क्योंकि आस्था है। मॉब लिंचिंग हो सकती है, सब हो सकती है ना, ये सब चीजें हो रही देश में, देख रहे हैं ना हम। मैं आपके जरिए से देश के प्रधानमंत्री को बताना चाह रहा हूं कि इस देश में जेनोसाइड की तरफ हम जा रहे हैं। जेनोसाइड का पहला स्टेप हम क्रॉस कर चुके हैं। एक समुदाय के खिलाफ इतना हेट्रेड पैदा अगर कौन कर रही है वो बीजेपी जानती है, सरकार आपकी है। और अगर आप यूनाइटेड नेशन में जेनोसाइड का डेफिनेशन देखेंगे तो हम वो फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, वो फर्स्ट स्टेप जो है क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन अब ये देश की सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, सरकार को सोचना चाहिए सर। और मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मैंने पहले भी कहा, जो भी कानून के रॉन्ग साइड हो, और मेरी नजर में वो रिलीजियस चश्मा नहीं है, वो रिलीजियस प्रिज्म से मैं नहीं देखती, क्योंकि मैं सियासत भी नहीं करती, इसलिए ताल ठोक के सवाल पूछती हूँ। आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ सर, उत्तर प्रदेश आप गए, आपका खुद मैंने इंटरव्यू किया था, आपने मुसलमानों को नेता चुनने की बात कही। ये डेटा कहता है कि करीब 7-8% मुसलमान ने बीजेपी को वोट किया, आपकी ही नहीं सुनी। मैडम कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, मगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान आज महसूस कर रहे हैं कि ओवैसी जो कह रहा था वो सच था।
सब ने मिलकर उनको ठग लिया। तो क्या मैं इलेक्शन नहीं जीता हूं? जरूर, कोई बात नहीं, मैं फिर लड़ूंगा, फिर मेहनत करूंगा। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान जान चुका है कि हमने झोली भर भर कर खैरात में अखिलेश को वोट दिया, तब भी वो सिर्फ अपने एमएलएज को मुसलमानों की ओर से जिता सके, मगर बीजेपी को नहीं हरा सके। हम क्या कह रहे थे कि लीडरशिप बनाओ ताकि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठे। आज हम सच साबित हो, यकीन इलेक्शन नहीं जीते मगर फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमको कामयाबी मिलेगी। अब मैडम मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि और भी मीडिया के लोग हैं। आपसे एक आखिरी सवाल है ओवैसी साहब, एक सेकंड, एक आखिरी सवाल है, प्लीज प्लीज, विद योर परमिशन, लास्ट क्वेश्चन, विद योर परमिशन, लास्ट क्वेश्चन। आप नीच को लेकर बोलते हैं, आपको हिजाब पर दिक्कत है। हिजाब को लेकर तो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है ना सर, और हिजाब को लेकर जिस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स और जनरलाइजेशन किए जा रहे हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मामला था सर, उस पर राजनीति क्यों हो गई? मुझे एक बात बताइए, आप गोश्त क्यों खाने नहीं देते मुझे? आप क्यों खाने नहीं देते गोश्त मेरे को? आप बताइए। आपकी आस्था के मेरी आस्था से बढ़ के है? आप अपनी आस्था मुझ पर थोपेंगे आप? मैं इंसान नहीं हूं, मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। आपकी आस्था के मुताबिक मैं बैठूंगा, आपकी आस्था के मुताबिक मैं कपड़े पहनूंगा, आपकी आस्था के मुताबिक मैं खाऊंगा, आपकी आस्था के मुताबिक मैं जिंदगी चलूंगा। तो फिर संविधान किस लिए बनाया गया है? चलिए मैडम, थैंक यू।